हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। इसमें आपका जो सेकंड पेपर है बीएड सेकंड ईयर का असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका ये जो हमारे पास ये देखिए अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। इसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। ये अतुल की जो सीरीज है ये उसके क्वेश्चंस रहेंगे, हमारे ओएमआर बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। आपके पास दिनेश का हो सकता है, आपके पास ये जो सीरीज है वो दिनेश की हो सकती है, संजय की हो सकती है ना, अतुल की भी हो सकती है। तो जिनके पास अतुल नहीं है वो भी पढ़ें और जिनके पास है वो इसलिए पढ़ें क्योंकि अगर खुद पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम चाहिए और अगर आप वीडियो देखेंगे तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपका कवर हो जाएगा। मैं आपको समझाता चलूँगा, ठीक है। ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे लेकिन फिर भी आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, बहुत फास्ट रिविजन करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखिएगा आगे बढ़ते हैं। तो किसकी बात कर रहे हैं हम? अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करेंगे। 2022 आपका पैटर्न क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पेपर है आपका, यानी कि एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट की बात करेंगे, आकलन एवं मूल्यांकन। आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण की क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसमें निर्णय लिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे मूल्यांकन कहा जाता है। क्वेश्चन को बहुत जल्दी पकड़िएगा, आंसर पकड़िएगा, ध्यान देंगे तभी पकड़ पाएंगे, स्पीड अच्छी लेकर के चलेंगे। आकलन मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वह संक्षिप्त है। आकलन मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी है? संक्षिप्त है। आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है। यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या और सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर छात्र विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? बहुत बड़ा कथन है लेकिन कथन ये इरविन का है। किसका कथन है? इरविन का कथन है। आकलन का प्रकार है। आकलन का प्रकार क्या है? आकलन हमारा योगात्मक भी हो सकता है, उभयनिष्ठ भी हो सकता है, फॉर्मेटिव आकलन भी होता है जिसको हम इंग्लिश में फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट हो जाएगा। आकलन सूचना ग्रहण तथा उस पर विचार विमर्श की प्रक्रिया है जिन्हें हम विभिन्न माध्यमों से प्राप्त कर ये जानते हैं कि विद्यार्थी क्या जानता है, समझता है और अपने शैक्षिक अनुभवों द्वारा प्राप्त ज्ञान को परिणाम के रूप में व्यक्त कर सकता है, जिसके द्वारा छात्र अधिगम में वृद्धि होती है। बहुत बड़ा कथन है। किसका कथन है? ये कथन हुबा एवं फ्रीड का है। किसका कथन है? हुबा एवं फ्रीड का कथन है। आकलन की विशेषता क्या है? देखिए आकलन हमारा मानवीकरण है, आकलन में व्यवहारिकता होती है, आकलन उपयोगिता होती है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? आपका जो डी है वो राइट वन हो जाएगा। आकलन का क्षेत्र है। आकलन का क्षेत्र शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने में भी है, गुणवत्ता का निर्धारण करने में आकलन की जरूरत होती है, अनुसंधान करने में भी। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी कि यहाँ पे तीनों ऑप्शन हमारे राइट वन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिएगा एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आकलन से शिक्षक छात्रों के अधिगम को समझते हैं और अपने शिक्षण की प्रतिपुष्टि भी प्राप्त कर पाते हैं। निर्धारण या आकलन का आशय उन सभी नीतियों, सिद्धांतों एवं विधियों की समीक्षा से है जो छात्रों की शैक्षिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं के ज्ञान एवं उनकी पूर्ति के लिए प्रयुक्त होती है। आकलन की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? प्रोफेसर एस के दुबे ने परिभाषा दी है। यह परिभाषा प्रोफेसर एस के दुबे के द्वारा दी गई है। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? अधिगम में आकलन प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। अधिगम में आकलन प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। अधिगम के लिए आकलन का प्रमुख सिद्धांत जो है वह प्रभावी पृष्ठपोषण भी होता है, छात्र सहभागिता होती है, शिक्षण समायोजन होता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी जो है वो राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन का उजागर करता है? इनमें से कौन सा है जो अधिगम के आकलन को उजागर करता है? शिक्षक छात्रों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। यह अधिगम के आकलन को उजागर करता है। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय छात्रों की आवश्यकताओं के सिवाय। सीखने के लिए आकलन जो है वह छात्रों की त्रुटियों, छात्रों की अधिगम शैलियों, छात्रों की क्षमताओं का ध्यान है सिवाय छात्रों की आवश्यकताओं के। आकलन का जो पैमाना है वह नामित मापन होता है, क्रमिक मापन होता है, अंतराल मापन भी होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे वो आपका राइट वन हो जाएगा। आकलन की जो विशेषता है वह हमारी विश्वसनीयता है, वैधता है और मानकीकरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो आपका राइट हो जाएगा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? तो मापन का सबसे ऊंचा जो स्तर है वो अनुपात स्तर बताया गया है। अनुपात स्तर को मापन का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है। नैदानिक थर्मामीटर उदाहरण है, किसका उदाहरण है? सम अंतराल मापनी का। किस मापन में वास्तविक शून्य बिंदु होता है? अनुपात मापनी में वास्तविक शून्य बिंदु होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्रमिक मापनी मापन स्तर की सबसे निचला स्तर है, ये बात इसमें सही नहीं है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आकलन को अधिगम के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में आकलन ही अधिगम के समस्त पक्षों का निर्धारण करता है। प्रत्येक बिंदु पर आकलन तथा उसके अनुरूप अधिगम व्यवस्था संपन्न होती है। इसमें अधिगम एवं आकलन दोनों पृथक रूप में न होकर एक दूसरे के पूरक होते हैं। अधिगम के रूप में आकलन को इस प्रकार की परिभाषित करने वाले श्रीमती आर के शर्मा ने कहा है, ये बात है ना, श्रीमती आर के शर्मा ने बहुत बड़ी बात कही है। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। क्रिस्टीना जो है वो अपनी कक्षा जो है उसकी क्लास है उसको क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है कि जो भी आपने वहाँ देखा उसके बारे में चर्चा करती है ना, कि देखिए वहाँ कैसे पेड़ थे, कैसे जानवर थे, कैसे फूल लगे थे, कैसी झाड़ियाँ थी, कैसे बड़े बड़े है ना पेड़ थे, इन सब बातों पर चर्चा हो रही है। यह सीखने का आकलन कहलाएगा। मूल्यांकन के लिए आंकड़े संकलित किए जाते हैं। मानकीकृत परीक्षण के प्रशासन के द्वारा भी किए जाते हैं, स्थानीय विकसित परीक्षण के प्रशासन द्वारा भी किए जाते हैं और उपरीक्षण के माध्यम से भी किए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें आपका वो आपका राइट वन हो जाएगा। सहकर्मी आकलन है। सहकर्मी आकलन हमारा सहकर्मी निष्पादन का आकलन कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसमें जो सी है वो आपका राइट हो जाएगा। यह परिभाषा किसने दी है? मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। ये आपके गुड्स कहते हैं। किसने कहा है? मापन वस्तुओं या घटनाओं की तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की एक क्रिया है। ये जेपी गिलफर्ड कहते हैं। कौन कहते हैं? जेपी गिलफर्ड। मापन की जो भूमिका है वह वस्तुओं को संख्या प्रदान करना, घटना को संख्या प्रदान करना, नियमन के अनुसार संख्या प्रदान करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा क्योंकि मापन की भूमिका के अंतर्गत ये सभी इंक्लूड हैं, शामिल हैं। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये बात कहने वाले आपके कोठारी कमीशन ने कही है। ये बात किसने कही है? कोठारी कमीशन ने। मापन का संप्रत्यय यानी कि मापन का जो कॉन्सेप्ट है इनमें से किससे संबंधित है? वह वस्तुओं एवं पदार्थों को नियमानुसार संख्या प्रदान करना। मापन का संप्रत्यय किससे संबंधित है? वस्तुओं और पदार्थों को नियम के अनुसार संख्या प्रदान करने से है। जो मूल्यांकन है वह हमारा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। अंतराल मापनी का उदाहरण कौन है? वर्ष, महीना और सप्ताह, ये सभी अंतराल मापनी के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है अनुपात स्तर में। सत्य शून्य बिंदु कहाँ विद्यमान रहता है? अनुपात स्तर में विद्यमान रहता है। आकलन का परिमाणात्मक जो उपकरण है वह हमारा परीक्षा है, मापनी है, निर्धारण मापनी है। ये सभी हमारे आकलन के परिमाणात्मक उपकरण माने जाते हैं। सबसे उच्च स्तर का जो मापन पैमाना माना जाता है वह हमारा अनुपात मापन है। सबसे उच्च स्तर का मापने वाला पैमाना जो माना जाता है वह अनुपात मापन है। इप्सेटिव मापन शब्द का प्रयोग परीक्षण के क्षेत्र में सर्वप्रथम किसने किया था? रेमंड कैटेल ने किया था। रेमंड कैटेल ने किया था। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह एस स्टीवेंस का है। एस स्टीवेंस का है। यदि मापन के सारे यंत्र एवं साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। यह कथन रॉस का है। जेएस रॉस ने यह बात कही है। मापन की विशेषता है आंकिक स्वरूप होता है, वैज्ञानिक प्रगति का मूल आधार होता है, निरपेक्ष शून्य बिंदु का अभाव होता है। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें वो आपका राइट हो जाएगा। मापन का प्रकार है मानसिक या सामान्यकृत मापन, भौतिक या निरपेक्ष मापन, इप्सेटिव मापन। ये सभी मापन के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसमें आपका राइट हो जाएगा। जिस मापन के द्वारा व्यक्ति की आदतों, मानसिक गुणों एवं मनोवृत्तियों को मापा जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे मानसिक या सामान्यीकरण मापन कहा जाता है। जिस मापन के द्वारा व्यक्ति की आदतों, मानसिक गुणों, मनोवृत्तियों को मापा जाता है उसे मानसिक या सामान्यीकरण मापन कहते हैं। जिस मापन में परम शून्य यानी कि एब्सोल्यूट जीरो की स्थिति विद्यमान रहती है उसे क्या कहा जाता है? उसे इप्सेटिव मापन कहा जाता है। जिस मापन में व्यक्ति के समक्ष चयन की बाध्यता होती है उस मापन को क्या कहा जाता है? उस मापन को इप्सेटिव मापन कहा जाता है।
बहुत फास्ट पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को पकड़ने की कोशिश करें। इप्सेटिव मापन शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये रेमंड कैटेल ने किया था। इप्सेटिव मापन शब्द का प्रयोग किसने किया था? रेमंड कैटेल ने किया था। मापन का क्या कार्य होता है? मापन का कार्य होता है भविष्यवाणी करना, तुलना करना, आविष्कार करना। ये सारे ही मापन के कार्य के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। शिक्षण में मापन का उपयोग किया जाता है। शिक्षण में मापन का उपयोग प्रवेश के लिए किया जाता है, वर्गीकरण के लिए भी किया जाता है, तुलना के लिए भी किया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट है। मापन का महत्व है। शिक्षकों को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन में भी मापन का काफी इंपॉर्टेंस होता है। पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों में सुधार लाने में मापन बहुत इंपॉर्टेंट है। छात्रों की योग्यता एवं कुशलताओं की जांच करने में मापन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें डी आपका राइट हो जाए, क्योंकि ऊपर के 3 ऑप्शन सही हैं। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ होता है मूल्य का अंकन करना। मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। यह कथन डॉन डेकर का है। मूल्यांकन की विशेषता क्या है? मूल्यांकन की विशेषता यह है कि यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम परिणामों को परिमाणात्मक गुणात्मक दोनों तरह से प्रस्तुत करता है। यह व्यापक प्रत्यय है। उपरोक्त सभी इज द राइट वन ओवर हियर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मूल्यांकन के क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्ति के व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष आता है? तो इसमें ज्ञान भी आता है, बोध भी आता है, सूचना भी आ जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। मूल्यांकन का क्या कार्य है? मूल्यांकन का कार्य है छात्रों का वर्गीकरण करना, शिक्षण व्यूहरचना का विकास करना, बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता लगाना। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ये मूल्यांकन के सारे ही कार्य हो जाते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है। मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान है शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण और परिभाषीकरण करना, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीखने के अनुभवों को उत्पन्न करना, व्यवहारिक परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना। उपरोक्त सभी मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। मूल्यांकन का शिक्षण में महत्व है। उद्देश्यों की प्राप्ति में भी सहायक है मूल्यांकन, विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में भी सहायक है मूल्यांकन। मूल्यांकन पुनर्बलन के रूप में भी काम करता है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे आपका राइट वन हो जाएगा। आकलन के कुल पैमाने हैं 4। आकलन के कुल 4 पैमाने बताए गए हैं। आकलन का सबसे निम्न स्तर का जो पैमाना है वह नामित पैमाना बताया गया है कि आकलन का सबसे निम्न स्तर का पैमाना नामित पैमाना होता है। आकलन उपकरण को बनाने वाले जो घटक हैं वो हमारे संदर्भ एवं आकलन की शर्तें भी हैं। छात्र को प्रशासित किया जाने वाला कार्य भी है। छात्र द्वारा एकत्रित साक्ष्यों की रूपरेखा भी है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट हो जाएगा। सतत मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सतत मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वह सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। सत्रांत, सत्र के अंत, सत्रांत का मतलब है सत्र का जब अंत होता है उस समय जो किया जाने वाला मूल्यांकन है वो कौन सा होता है? वह संकलनात्मक मूल्यांकन होता है। विज्ञान में जो मूल्यांकन है वह सभी क्रियाकलापों को एकीकृत भाग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। मूल्यांकन अनुरूप है, किसके अनुरूप है? विधि के अनुरूप है। मूल्यांकन विधि के अनुरूप है। मूल्यांकन के जो प्रकार हैं वो हमारा परिमाणात्मक भी है और गुणात्मक भी है। यानी कि मूल्यांकन हमारा परिमाणात्मक भी हो सकता है, गुणात्मक भी हो सकता है। परिमाणात्मक मूल्यांकन के प्रकार में शामिल हैं, कौन शामिल है? देखिए उसमें मौखिक परीक्षा भी शामिल है, लिखित परीक्षा भी शामिल है, प्रयोगात्मक परीक्षा भी शामिल है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। परिमाणात्मक मूल्यांकन में मापते हैं, क्या मापते हैं? आंकिक चीजों को मापते हैं। क्या मापते हैं? आंकिक चीजों को मापते हैं। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? 1960 के बाद में शुरू हुआ है। यह कथन किसका है? मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करता है। यह कथन एडम्स का है। किसका है? एडम्स का है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं कौन कौन? शैक्षिक उद्देश्य भी है, अधिगम अनुभव भी है और व्यवहार परिवर्तन। ये सभी मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। बच्चों का मूल्यांकन जो है वह सतत और व्यापक होना चाहिए। बच्चों का मूल्यांकन सतत और व्यापक होना चाहिए। मूल्यांकन का उद्देश्य है निर्णय लेना। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्पित किया जाता है। क्या समर्पित किया जाता है? इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत समर्पित किया जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? यह सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस बात पर बल देता है। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक जो है यह मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शिक्षण अनुभव
मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। तापमान का मापन, तापमान किसी भी टेम्परेचर का जो मापन है वह उदाहरण है, किसका? अंतराल का उदाहरण हो जाएगा। घड़ी का जो समय है वह किसका उदाहरण है? वह अंतराल मापने का उदाहरण है। रो का प्रयोग मापन के किस स्तर पर किया जाता है? यह मापन के क्रमिक स्तर पर किया जाता है। किसके स्तर पर? क्रमिक स्तर पर किया जाता है। संरचनात्मक मूल्यांकन जो है वह प्रारंभ में बार बार मूल्यांकन किया जाता है। संरचनात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत प्रारंभ में बार बार मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन से अभिप्राय क्या है? छात्रों की अधिगम की सफलता असफलता का अध्ययन करना। विद्यालय आधारित मूल्यांकन जो है वह बहुआयामी होता है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन जो है वह बहुआयामी होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य है अधिगम की कठिनाई और समस्या वाले छात्रों का पता लगाना। मूल्यांकन का उद्देश्य है अधिगम की कठिनाई और समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। कक्षा नायक यानी कि उपदेशक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है वह हमारा संकलित मूल्यांकन है। कौन सा है? संकलित मूल्यांकन है। मूल्यांकन वह क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह कथन किसका है? यह कथन कोठारी आयोग का है। कोठारी आयोग ने यह बात कही है। मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वह क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों का वर्गीकरण करना है, शिक्षण व्यूह रचना का विकास करना है, छात्रों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता लगाना है। उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे आपके राइट हो जाएंगे। सभी अंकगणितीय संक्रियाएं किस मापन में की जाती हैं? ये आपके अनुपात मापन में की जाती हैं। जितनी भी अंकगणित संक्रियाएं होती हैं वह अनुपात मापन में की जाती हैं। बात यहाँ तक क्लियर होती है। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का कार्य नहीं है? छात्रों में एकता बनाना मूल्यांकन का काम नहीं है। मूल्यांकन का काम है क्या? मूल्यांकन का काम है शिक्षक छात्र के व्यक्तिगत विभिन्न आयामों का पता लगाता है। जो शिक्षक होते हैं वो छात्र के व्यक्तिगत विभिन्न आयामों का पता लगाते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है परिमाणात्मक, निदानात्मक, गुणात्मक। ये सभी सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते चले जाएंगे। मूल्यांकन का जो प्रकार है वह हमारा लिखित भी है, मौखिक भी है, साक्षात्कार भी है, इंटरव्यू के माध्यम से। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट हो रहा है। छात्रों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन किस सन में शुरू हुआ? यह आपका 1920 में। छात्रों के द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन 1920 में शुरू हुआ था। मूल्यांकन शिक्षक और छात्र दोनों के लिए किस प्रकार का काम करता है? यह पुनर्बलन का काम करता है। किसकी बात करता है? किस प्रकार का काम करता है? पुनर्बलन का काम करता है। देखिए, छात्रों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन की सिफारिश की गई थी मेहरोत्रा समिति के द्वारा। छात्रों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन की सिफारिश की गई थी मेहरोत्रा समिति के द्वारा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीकी है, वह है निदानात्मक मूल्यांकन। क्या है? निदानात्मक मूल्यांकन है। नेक्स्ट, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। यह कथन गुड्स का है। किसका है? गुड्स का कथन है। यह बात गुड्स कहते हैं। आकलन, मापन और मूल्यांकन ये परस्पर संबंधित हैं आपस में। मापन एवं मूल्यांकन में समानता है। छात्रों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने में भी समानता है। दोनों के अधिकांश उपकरण उभयनिष्ठ हैं, इसमें भी समानता है। बालक के सर्वांगीण विकास में के उद्देश्य में इसमें भी समानता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाएंगे। सतत एवं समग्र मूल्यांकन जो है वह होता है, वह अध्यापक शिक्षा प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से होता है। इनमें से कौन परिणाम केंद्रित है? जो मूल्यांकन है यह परिणाम केंद्रित होता है। क्या होता है? परिणाम केंद्रित होता है। शैक्षणिक मूल्यांकन की प्रक्रिया चतुर्मुखी है, ये बात कहने वाले डॉक्टर पटेल हैं। मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। यह कथन डॉन डेकर का है। निम्नलिखित में से कौन एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है? स्वमूल्यांकन के कौशल को प्रतिमानित करना यह अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है। प्यारे दोस्तों, हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। यूनिट फर्स्ट भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड। मैं आपको बता देता हूं कि मैं पेड कोर्स भी प्रोवाइड कराता हूं। अगर आप हमारा पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो उसमें आपको मिलेगा क्या क्या, मैं एक बार हमारे अपने नोट्स दिखा देता हूं आपको। अगर आप पेड लेना चाहते हैं तो उसमें हमारे इस तरीके के हैंड राइटेड नोट्स मिल जाते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आंसर यहाँ पे टिक होता है। जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें आंसर नीचे टिक करके यानी कि डिफरेंट कलर से लिख करके उसके बाद बच्चों स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ढेर सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। आप चाहें तो आप भी पेड क्लासेस में जुड़ सकते हैं, जहां आपको इस तरीके की पीडीएफ मिलती रहती हैं। ठीक है, मिलती रहती क्या मतलब, मिल जाएंगी, तुरंत ही मिल जाएंगी आपको। जैसे ही आप पेड करेंगे, पे करेंगे तो उसके बाद ये सारी जो नोट्स होते हैं ये 5 पेपर के आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, और ये जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ आपको
ये जो अतुल की सीरीज पढ़ा रहा हूँ या दिनेश या संजय, ये सब मैं एक्स्ट्रा में प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आकलन, देखिए अब यूनिट सेकंड यहाँ से हमारी शुरू हो रही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे परीक्षण की नहीं है? अच्छे परीक्षण की, देखिए कठिनाई जो है या किसी भी परीक्षण की विशेषता नहीं है, ठीक है। वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता, ये तो विशेषताएं हैं, लेकिन कठिनाई विशेषता नहीं है। वह परीक्षण जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है वह विश्वसनीय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता पर जोर देता है? वह हमारा क्रियात्मक पक्ष होता है। कौन सा पक्ष जोर देता है? क्रियात्मक पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो गया। क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया। बीएस ब्लूम के द्वारा क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया। व्यक्तिगत त्रुटि किसी परीक्षण की कम की जा सकती है उसे बनाकर, किसे बनाकर? वस्तुनिष्ठ को बना करके। व्यक्तिगत त्रुटि किसी परीक्षण की किसी परीक्षण की कम की जा सकती है उसे वस्तुनिष्ठ बना करके कम की जा सकती है। परिवर्त्य त्रुटि को कम किया जा सकता है, परीक्षण को अधिक वस्तुनिष्ठ बना करके जो है उसकी त्रुटि को कम किया जा सकता है। क्रिया सूचक शब्द प्रत्यास्मरण जो है वह आता है बोध में आता है। किसमें? बोध में आता है। किस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं? संरचनात्मक और असंरचनात्मक, इन दोनों ही प्रकार की प्रश्नावली में जो प्रश्न होते हैं वो पूर्व निर्धारित यानी पहले से निर्धारित होते हैं। मनोवैज्ञानिक उपकरण मापते हैं मानव व्यवहार में। मनोवैज्ञानिक उपकरण जो है वो मानव व्यवहार को मापते हैं। किसको मापते हैं? मानव व्यवहार को। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? बीएस ब्लूम के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? बीएस ब्लूम के द्वारा किया गया है। अच्छे मापन उपकरण परीक्षण की कसौटी है उसकी, किसकी? वैधता की, विश्वसनीयता की, वस्तुनिष्ठता। अच्छे मापन उपकरण की कसौटी है उसकी वैधता है, उसकी विश्वसनीयता, उसकी वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का मुख्य दोष क्या है? भाव प्रकाशन में असमर्थता ही वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का मुख्य दोष है। एक अच्छे आकलन उपकरण की व्यवहारिक कसौटी है उपयोगिता। एक अच्छे आकलन उपकरण की व्यवहारिक कसौटी उपयोगिता है। मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक सामाजिक प्रक्रिया है। यह कथन गुडे एवं हॉट का है। परीक्षा प्रविधि है, मौखिक परीक्षा भी है, प्रायोगिक परीक्षा भी है, लिखित परीक्षा भी है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आकलन का गुणात्मक उपकरण है समाज, मिति, प्रश्नावली और साक्षात्कार, ये तीनों ही आकलन के गुणात्मक उपकरण हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। निर्धारण मापनी का जो प्रकार है वह हमारा आंकिक निर्धारण मापनी भी है, ग्राफीय निर्धारण मापनी भी है, मानक निर्धारण मापनी भी है और उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों ही निर्धारण मापनी के प्रकार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल हैं शिक्षण उद्देश्य भी। ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया में शिक्षण उद्देश्य भी शामिल हैं, सीखने के अनुभव भी शामिल हैं, व्यवहार परिवर्तन भी शामिल है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो एकदम कतई राइट वन हो जाएगा। और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। उपकरणों के वर्गीकरण का आधार क्या है? उपकरण के वर्गीकरण के दो आधार हैं। परिमाणात्मक उपकरणों में शामिल हैं परीक्षा भी शामिल है, मापनी भी शामिल है, निर्धारण मापनी भी शामिल है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। गुणात्मक उपकरणों में शामिल हैं, इसमें आपका समाज समिति, प्रश्नावली, साक्षात्कार, ये तीनों ही गुणात्मक उपकरणों में शामिल हैं। परीक्षा के लिए प्रविधि का प्रयोग होता है, मौखिक भी है, प्रायोगिक भी है, लिखित भी है, ये तीनों ही परीक्षा के लिए प्रविधि के प्रयोग के अंतर्गत आते हैं। एक मापनी मापन की वह युक्ति है जिसमें उद्दीपक वस्तु की तुलना एक प्रामाणिक सेट से करके अंक या गणितीय मूल्य दिए जाते हैं जो उद्दीपक वस्तु के परिणाम का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह कथन इंग्लिश एवं इंग्लिश का है। मापने की उपयोगिता क्या है? मापने की उपयोगिता है वैज्ञानिक परिपक्वता की दृष्टि से भी मापने की उपयोगिता है, वस्तुनिष्ठ माप की दृष्टि से भी मापने की उपयोगिता है, गुणात्मक तथ्यों के गणनात्मक तथ्यों में परिवर्तन की दृष्टि से, गुणात्मक तथ्यों के गणनात्मक तथ्यों में परिवर्तन की दृष्टि से भी मापने की उपयोगिता है। तीनों ही ऑप्शन जब सही होते हैं तो हम ऑप्शन नंबर डी को चूज कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सभी विज्ञान किसी प्रकार अधिकतम परिशुद्धता की दिशा में बढ़ते हैं। इसके अनेक रूप होते हैं लेकिन इसका एक आधारभूत रूप क्रमबद्ध श्रेणियों की माप है। यह कथन किसका है? यह गुडेम हॉट का है। निर्धारण मापनी किसी वस्तु के सीमित पक्षों अथवा व्यक्ति के गुणों का गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करती है। यह कथन बेस्ट का है।
प्रश्नावली का प्रकार, प्रश्नावली हमारी प्रतिबंधित प्रश्नावली हो सकती है, अप्रतिबंधित प्रश्नावली हो सकती है, चित्रात्मक प्रश्नावली हो सकती है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका इसमें राइट वन हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाएंगे। मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह गुड एवं हॉट का है। साक्षात्कार का आधार क्या है? साक्षात्कार का आधार हमारा संरचना का आधार है, औपचारिकता का आधार है, उद्देश्यों का आधार है। ठीक है, तो साक्षात्कार का आधार हमारा संरचना का आधार, औपचारिकता का आधार, उद्देश्यों का आधार है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अनुसूची का प्रकार क्या है? अनुसूची अवलोकन अनुसूची हो सकती है, प्रलेख अनुसूची हो सकती है, साक्षात्कार अनुसूची हो सकती है। उपरोक्त सभी इसमें आपके राइट हो सकते हैं, राइट हो जाएंगे। पीवी यंग ने अनुसूची के कितने प्रकार बताए हैं? पीवी यंग ने अनुसूची के 7 प्रकार बताए हैं। निरीक्षण का प्रकार है नियंत्रित परीक्षण और स्वाभाविक निरीक्षण। ये दोनों ही निरीक्षण के प्रकार के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। आकलन उपकरण की कितनी कसौटियां हैं? आकलन उपकरण की 2 कसौटियां हैं। आकलन उपकरण की तकनीकी कसौटी हैं, इसमें मानकीकरण, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, ये तीनों ही आकलन उपकरण की तकनीकी कसौटी हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आकलन उपकरण की व्यवहारिक कसौटी है उद्देश्यपूर्णता, व्यापकता और उपयोगिता, ये तीनों ही आकलन उपकरण की व्यवहारिक कसौटी हैं। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार के पद की विशेषता क्या है? नमूनाकरण, व्यक्तिनिष्ठता का अभाव, विश्वसनीयता, ये तीनों ही वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया के पद की विशेषताएं हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अमानकीकृत पद का प्रकार है। अमानकीकृत पद जो है वह प्रत्यास्मरण पद भी हो सकता है, प्रत्याभिज्ञान पद भी हो सकता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ब्लूम ने अधिगम उद्देश्यों का वर्गीकरण कितने प्रकारों में किया है? 3 प्रकारों में किया है। ब्लूम ने ज्ञानात्मक उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा है? 6 वर्गों में बांटा है। अधिगम उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 प्रकारों में किया है और ज्ञानात्मक उद्देश्यों को जो है 6 वर्गों में बांटा है। किसने? ब्लूम ने बांटा है। ब्लूम ने भावनात्मक पक्ष के उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा है? 6 वर्गों में बांटा है। ब्लूम ने क्रियात्मक उद्देश्यों को कितने वर्गों में बांटा है? 6 वर्गों में बांटा है। अच्छा, RCEM उपागम का विकास किया गया है क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर के द्वारा किया गया है। किस परीक्षण पद में उत्तरदाता अपने उत्तर को बनाता है? निबंधात्मक परीक्षण पद में उत्तरदाता अपने उत्तर को बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण का उद्देश्य है? तो इसमें आपका प्रत्येक विद्यार्थी के उपलब्धि स्तर की व्याख्या करना, विद्यार्थी के परस्पर किसी विषय में मजबूत और कमजोर क्षेत्रों का पता लगाना, सामान्य कौशलों में वर्ष दर वर्ष वृद्धि की जांच करना, ये तीनों ही जो है परीक्षण के उद्देश्य हैं। ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाता है। हम आगे बढ़ जाते हैं। खुले प्रश्न सामान्यतः हैं कौन कौन? तो इसमें जो निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न होते हैं वो खुले प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। भावात्मक पक्ष का संबंध किससे है? प्रशंसा से है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण पद का उदाहरण है? रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई, बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न हो गए, सही मेल पद, ये सारे ही प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण पद के उदाहरण हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें राइट हो जाता है। एक परीक्षण का ब्लूप्रिंट किस आधार पर तैयार किया जाता है? तो शैक्षिक उद्देश्यों के बेस पे भी तैयार किया जाता है, विषय वस्तु के आधार पर भी तैयार किया जाता है, प्रश्नों के प्रकार के बेस पे भी तैयार किया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। पद विश्लेषण किया जाता है। अच्छे परीक्षण पदों के चयन हेतु पद विश्लेषण किया जाता है, पद का एनालिसिस किया जाता है। मापने की उपयोगिता क्या है? वैज्ञानिक परिपक्वता की दृष्टि से भी मापने की उपयोगिता है, वस्तुनिष्ठता की मापने से, वस्तुनिष्ठ माप की दृष्टि से, अधिक सूक्ष्मता या निश्चितता की दृष्टि से भी मापने की उपयोगिता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। निर्धारण मापनी किसी वस्तु के सीमित पक्षों अथवा व्यक्ति के गुणों का गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करती है। यह कथन बेस्ट का है। किसका है? बेस्ट का है। प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? निरीक्षण। किस मूल्यांकन प्रविधि का? निरीक्षण मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्नावली सूची संबंधित है। किससे संबंधित है? परिप्रेक्ष्य आकार से संबंधित है। छात्र ड्रिल विधि के आधार पर सीखते हैं। पहाड़े सीखते हैं, गिनती, कविता, ये सभी ड्रिल विधि के आधार पर सीखते हैं। इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्नावली जो होती है वह 4 प्रकार की होती है। प्रश्नावली 4 प्रकार की बताई गई है। अवलोकन प्रणाली का मूल आधार क्या है? वैज्ञानिक। अवलोकन प्रणाली का मूल आधार वैज्ञानिक है। अशाब्दिक निर्धारण मापनी जो है वह आत्मनिर्धारण विधि है। आत्मनिर्धारण विधि अशाब्दिक निर्धारण मापनी है। साक्षात्कार इंटरव्यू संबंधित है। किससे? अनुसूची से। किससे संबंधित है? अनुसूची से संबंधित है।
सूचनादाता किस प्रकार की प्रश्नावली में हाँ या नहीं में उत्तर देता है? प्रतिबंधित, किस प्रकार की प्रश्नावली में? प्रतिबंधित प्रश्नावली में हाँ या नहीं में उत्तर दिया जाता है। निर्धारण मापनी है, क्या है? द्विध्रुवी है। निर्धारण मापनी द्विध्रुवी है। ऑप्शन बी राइट हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारण करना, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारण करना यह उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षण दिया जाता है 3RS, कितना? 3RS दिया जाता है। बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चे की डैश योग्यता का आकलन करते हैं, सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आकलन करते हैं। जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वह सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आकलन करते हैं। रचनात्मक उत्तर के लिए क्या चाहिए? रचनात्मक उत्तर के लिए चाहिए मुक्त उत्तरीय प्रश्न। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लेखक कौन है? अनस्तसी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लेखक हैं। निम्नलिखित में से कौन परीक्षण नहीं है? इसमें परीक्षण जो है यह परीक्षण के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा पद शैक्षणिक निदान का नहीं है? अवलोकन शैक्षणिक निदान का पद नहीं है। परीक्षण योग्यता, निष्पत्ति या उपलब्धि, रुचि आदि का मापन करने के लिए परीक्षा या प्रश्नावली या किसी प्रकार की युक्ति या विधि है। यह कथन किसका है? यह सीबी गुड का कथन है। किसका कथन है? सीबी गुड का है। मूल्यांकन उपकरण को क्या कहा जाता है? वैध कहा जाता है। पूर्व निश्चित आधार क्या है? मानक हमारा पूर्व निश्चित आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर का निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यह कथन क्रोनबैक का है। परीक्षण वर्गीकरण के प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। परीक्षण वर्गीकरण के 2 प्रकार हैं। रचनात्मक उत्तरों के लिए क्या चाहिए? मुक्त उत्तरीय प्रश्न रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए। निम्नलिखित में से किस अवस्था में परीक्षण पद का विभेदीकरण सर्वाधिक होगा? जब कठिनाई मूल्य 50 हो, इस अवस्था में परीक्षण पद का विभेदीकरण सर्वाधिक होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों डैश की योग्यता का आकलन करते हैं, सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आकलन करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मुख्य दोष क्या है? भाव प्रदर्शन की असमर्थता होती है। निम्न में से कौन सी अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? मितव्ययिता जो है यह अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। ज्ञानात्मक पक्ष है, ज्ञानात्मक पक्ष है। ज्ञानात्मक हमारा ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग इन सभी में शामिल है, इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। बोध का आधार क्या होता है? अत्यंत सूक्ष्म, गहरा और अलौकिक, ये तीनों ही बोध के आधार होते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। मनोक्रियात्मक उद्देश्य की टैक्सोनॉमी को किसने एक उपकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया? सिम्पसन ने प्रस्तुत किया था। किसने? सिम्पसन ने प्रस्तुत किया था। एक को अनेक करना क्या है? विश्लेषण। एक को अनेक करना ही तो विश्लेषण है, गहराई है। सामान्यीकरण किसके अंतर्गत आता है? सामान्यीकरण बोध के अंतर्गत आता है। सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन है, यह कथन I.K. डेविस का है। व्याख्या एवं निर्णय करना किसके अंतर्गत आता है? यह बोध के अंतर्गत आता है। भावात्मक पक्ष का प्रथम स्तर है आग्रहण। भावात्मक पक्ष का प्रथम स्तर क्या है? आग्रहण। ब्लूम के अनुसार भावात्मक क्षेत्र का शैक्षिक उद्देश्य क्या होता है? अधिग्राह्यता। किसने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप दिया? ड्यूकर ने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप दिया। भावात्मक पक्ष का अंतिम स्तर चरित्रीकरण है। भावात्मक पक्ष का अंतिम स्तर चरित्रीकरण है। क्रियात्मक पक्ष का प्रथम स्तर उत्तेजना है। क्रियात्मक पक्ष का प्रथम स्तर उत्तेजना है। एनसीईआरटी द्वारा वर्गीकृत शैक्षिक उद्देश्यों में कितनी मानसिक क्रियाओं का वर्णन है? इसमें 17 मानसिक क्रियाओं का वर्णन है। एनसीईआरटी द्वारा वर्गीकृत शैक्षिक उद्देश्य हैं ज्ञान, बोध, प्रयोग, सृजनात्मक, ये तीनों ही एनसीईआरटी द्वारा वर्गीकृत शैक्षिक उद्देश्य हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आलोचना करना किस में आता है? आलोचना करना मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। आलोचना करना मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। संक्षिप्त एवं संगठित करना किस में आता है? यह संश्लेषण के अंतर्गत आता है। संक्षिप्त एवं संगठित करना किस में आता है? संश्लेषण के अंतर्गत आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अंतर तथा भेद करना किस में आता है? ये भी आपका विश्लेषण के अंतर्गत आता है। क्रियात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या है? आदतों का निर्माण करना। उद्देश्यपूर्ण निर्धारित साक्ष्य होता है जो किसी कार्य या क्रिया का मार्गदर्शन करता है, यह कथन हमारा कार्टर बी गुड का है। परिकल्पना की स्थापना किसमें की जाती है? प्रयोग में की जाती है। किसमें की जाती है? प्रयोग में। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। एनसीईआरटी ने
उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप से लिखने के लिए नवीन विधि का विकास किया, उसे क्या नाम दिया गया था? उसे RCEM प्रणाली नाम दिया गया था। रॉबर्ट मेगर ने किस वर्ग के लक्ष्यों को लिखने के लिए कार्यसूचक क्रियाओं को किया था? किसने? ज्ञानात्मक एवं भावात्मक जो है वर्ग के लक्ष्यों को लिखने के लिए कार्यसूचक क्रियाओं को किया था। ओके, 100 नंबर क्वेश्चन। शैक्षिक उद्देश्यों के क्षेत्र में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य ब्लूम ने कब किया था? सन 1956 में किया था। 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, 2 यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम यूनिट नंबर 3 पे। ठीक है, यूनिट नंबर 3 पे आते हैं और यूनिट इसमें कितनी है हमारी? चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पे अब यूनिट नंबर 3 है। अभी तक हम लोग यूनिट नंबर यानी कि 2 यूनिट पढ़ चुके हैं। 2 यूनिट में हमारे 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब हम यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे और टोटल इसमें 5 यूनिट हैं। ओके, चलिए। IQ का सूत्र क्या होता है? IQ का सूत्र होता है MA/CA गुणे 100। क्या होता है? MA/CA गुणे 100। यहाँ पे गुणे होता है, मल्टीप्लाई होता है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक परीक्षण बुद्धि के मापन से संबंधित है? रेवनस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, ये जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है या बुद्धि के मापन से संबंधित है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? MMPI, यह जो है यह प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। सृजनात्मक व्यक्ति सामान्यतया होता है, नवाचारित होता है। थर्स्टन ने कितने प्रकार की प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का प्रतिपादन किया है? 7 प्रकार की प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का प्रतिपादन किया है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के मापन को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करता है? तो इसमें अवसाद भी प्रभावित करता है, पदार्थ का उपयोग, निद्रा विकार, ये सभी बुद्धि के मापन को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये बात वुडवर्थ कहते हैं। बुद्धि के प्रकार हैं, बुद्धि हमारी अमूर्त भी है, बुद्धि मूर्त भी बताई गई है, बुद्धि सामाजिक भी बताई गई है। ये सभी हमारे बुद्धि के प्रकार हैं। ऑप्शन डी आपका राइट है। बुद्धि को विभेद और चयन की शक्ति गाल्टन ने माना है। गाल्टन ने बुद्धि को विभेद और चयन की शक्ति माना है। बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला है वह मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इक्वल मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, गुणे 100 होता है। गैरेट के अनुसार बुद्धि के प्रकार कितने हैं? बुद्धि के 8 प्रकार गैरेट ने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं। टर्मन के अनुसार 100 से 120 बुद्धि लब्धि के बीच आने वाले बच्चे किस श्रेणी के होते हैं? यानी कि ऐसे बच्चे जिनका IQ लेवल 100 से 120 है तो वो किस श्रेणी में आएंगे? वो बच्चे श्रेष्ठ बुद्धि वाले कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? श्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चे कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि व्यक्ति की एक समग्र अथवा संपूर्ण मानसिक योग्यता है। किसने कहा है? ये बात स्टर्न ने कही है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है वह स्पीयरमैन ने दिया है। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक संस्थानों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के प्रति उसके अनूठे समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व को इन शब्दों में किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? C.W. आल्पोर्ट। किसने परिभाषित किया है? C.W. आल्पोर्ट ने परिभाषित किया है। किसी जनसंख्या का औसत IQ जो मान है वो हमारा सामान्यतः लगभग 100 होता है। कितना? सामान्यतः लगभग 100 माना जाता है। भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण में 5 उप परीक्षण हैं। भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण में 5 उप परीक्षण हैं। प्रतिभाशाली किस में आते हैं? प्रतिभाशाली का जो IQ लेवल होता है वो 140 से ऊपर वाले जो होते हैं वो प्रतिभाशाली कहलाते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो बिने था वह फ्रांसीसी था, फ्रांस का रहने वाला था। एक व्यक्तिक अध्ययन की जो सीमाएं हैं वह क्या होती हैं? बृहद जनसंख्या के लिए इनके परिणाम का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, इसमें समय अधिक लगता है। तो ये दोनों ही व्यक्तिक अध्ययन की सीमाएं हैं। ऑप्शन सी आपका राइट है। प्रक्षेपी परीक्षण की प्रमुख सीमाएं क्या हैं? ये विश्वसनीय तथा वैध नहीं होते। CGPA का पूरा नाम क्या है? क्यूम्यूलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। क्या है? क्यूम्यूलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज जो है यह CGPA का पूरा नाम है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है। ये बात गाल्टन कहते हैं।
बुद्धि सामवर्धिक चिंतन है, ये बात स्पीयरमैन कहते हैं। अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है, यह कथन टर्मन का है। किसका है? यह कथन टर्मन का है। बुद्धि उचित प्रकार से सोचने, सही निर्णय लेने और आत्म समालोचना करने की क्षमता है, यह कथन बिने का है। बुद्धि को 8 योग्यताओं का पुंज किसने? थर्स्टन ने कहा है। बुद्धि का स्रोत है, बुद्धि का स्रोत आनुवंशिक भी है, अधिगम का परिणाम भी है, स्वयं तथा वातावरण की अंतर क्रिया भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है आपका वो राइट वन हो जाता है। वेस्लर ने निम्नलिखित में से किन योग्यताओं को सम्मिलित किया है? तर्कपूर्ण चिंतन की योग्यता को भी सम्मिलित किया है, वातावरण को प्रभावशाली ढंग से व्यवहार करने की योग्यता भी माना है, उद्देश्यपूर्ण कार्य करने की योग्यता भी माना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाता है। बुद्धि के लगभग 75 से 80% भाग का निर्धारण आनुवंशिक विभिन्नताओं से होता है, यह कथन आर्थर जॉनसन का है। किसका है? आर्थर जॉनसन का कथन है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि हमारी अमूर्त भी है, सामाजिक भी है और मूर्त भी है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। संवेगात्मक बुद्धि के जनक आपके डेनियल गोलमैन हैं। संवेगात्मक बुद्धि के जनक कौन है? डेनियल गोलमैन हैं। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था? डॉक्टर जॉन मेयर पीटर ने संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फ्रांसीसी गाल्टन ने सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि है, ये बात आपकी विलियम स्टर्न कहते हैं। कौन कहते हैं? अमूर्त वस्तुओं के में सोचने की बुद्धि है, अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है, ये बात आपकी विलियम स्टर्न कहते हैं। E.L. थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सी यांत्रिक बुद्धि कहलाती है? तो जो मूर्त बुद्धि है वह यांत्रिक बुद्धि कहलाती है। किसे स्थूल बुद्धि के नाम से जाना जाता है? मूर्त बुद्धि को स्थूल बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। एक सेकंड, इसमें यांत्रिक बुद्धि हमारी अमूर्त कहलाएगी, ठीक है, और स्थूल बुद्धि हमारी क्या कहलाएगी? मूर्त बुद्धि कहलाएगी। गायक बुद्धि किसे कहते हैं? मूर्त बुद्धि को गायक बुद्धि भी कहते हैं। तरल बुद्धि किसे कहा जाता है? तरल बुद्धि हमारे किसको कहा जाते हैं? आनुवंशिक बुद्धि को तरल बुद्धि भी कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट वन। ठोस बुद्धि कहा जाता है, ठोस बुद्धि अर्जित बुद्धि को ठोस बुद्धि कहते हैं। बुद्धि का 2 खंड यानी कि द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। बुद्धि का जो द्विखंड सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने दिया। बुद्धि के बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। समूह तत्व सिद्धांत में थर्स्टन के अनुसार समूहों की संख्या कितनी है? 7 है। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन ने दिया था। आगे बढ़ जाए, काफी क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। बुद्धि के त्रितत्व सिद्धांत में जो कारक हैं वो हमारे जी कारक, एस कारक, समूह कारक, ये तीनों ही कारक बुद्धि के त्रितत्व सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। बुद्धि का त्रितत्व सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयरमैन के अनुसार किस कारक में परिवर्तन किया जा सकता है? एस कारक में परिवर्तन किया जा सकता है। स्पीयरमैन के अनुसार एस कारक में परिवर्तन किया जा सकता है। स्पीयरमैन के अनुसार जी जो कारक है वो जन्मजात कारक होता है। स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक हमारा जन्मजात कारक होता है। बालू का सिद्धांत बुद्धि के किस सिद्धांत को कहा जाता है? बहुकारक सिद्धांत को। बालू का जो सिद्धांत है वो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को कहा जाता है। बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया था? यह गिलफोर्ड ने दिया था। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का कौन सा कारक वंशानुगत नहीं होता? यह वातावरण द्वारा अर्जित कारक है। परीक्षण एवं वातावरण का इस पर प्रभाव पड़ता है, एस कारक प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? एस कारक प्रभाव पड़ता है। किसने बुद्धि को विभिन्न कारकों का मिश्रण माना है जिसमें कई योग्यताएं निहित होती हैं? थॉर्नडाइक ने माना है। किस सिद्धांत को परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है? बहुतत्व सिद्धांत को परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। किसने अपने सिद्धांत में संशोधन करके तीसरा तत्व सामूहिक तत्व को जोड़ा था? स्पीयरमैन ने अपने सिद्धांत में संशोधन करके तीसरा तत्व सामूहिक तत्व को जोड़ा था। किसने बुद्धि की तुलना बालू के टीले से की तथा उन्होंने इसमें आकृति, आकार, लंबाई, चौड़ाई आदि गुणों का समावेश किया? थॉर्नडाइक ने किया था। किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एल्फ्रेड बिने द्वारा दिए गए बुद्धि सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? इकाई सिद्धांत के नाम से जाना जाता है।
एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक बिने हैं। मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट के लेखक कौन हैं? कैटल हैं। स्पीयरमैन ने किस कारक को मानसिक अर्थ की संज्ञा दी? जी कारक को। स्पीयरमैन ने जी कारक को मानसिक अर्थ की संज्ञा दी। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट हो गया। हम आगे बढ़ रहे हैं। बुद्धि एक अखंड तथा अविभाज्य एक ही तत्व से निर्मित है, ये बात अल्फ्रेड बिने कहते हैं। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? त्रिविमीय सिद्धांत का हिस्सा है। संज्ञान त्रिविमीय सिद्धांत बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल किसने दिया? जॉन बी कैरोल ने बुद्धि का त्रिस्तरीय मॉडल दिया था। आगे बढ़ जाते हैं। बुद्धि से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिलेंगे आपको। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत दिया था। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? जबकि हॉवर्ड गार्डनर ने दिया। कैरोल के बुद्धि मॉडल के अनुसार मानसिक क्षमताओं के 3 स्तर हैं, सामान्य, विस्तृत, संकीर्ण। ये तीनों ही जो है मानसिक क्षमताओं के 3 स्तर हैं। ऑप्शन डी जो है आपका वो राइट हो जाएगा। गिलफोर्ड सिद्धांत में विषय वस्तु को कितने भागों में बांटा गया है? विषय वस्तु को 5 भागों में बांटा गया है। गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है? प्रोत्साहन जो है वो इसमें कारक नहीं है। गिलफोर्ड के अनुसार प्रणाली बुद्धि के किस संप्रदाय से संबंधित है? ये आपके उत्पादन से संबंधित है। गिलफोर्ड के बुद्धि सिद्धांत में उत्पादन को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। किस सिद्धांत को बुद्धि संरचना मॉडल के नाम से भी जाना जाता है? त्रिआयामी सिद्धांत को बुद्धि संरचना मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धियों का वर्णन किया है? गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। गिलफोर्ड के सिद्धांत को किन नामों से जाना जाता है? गिलफोर्ड के सिद्धांतों को हमारा त्रिविमीय सिद्धांत भी कहते हैं, त्रिआयामी सिद्धांत भी कहते हैं, त्रिआमी सिद्धांत भी कहा जाता है। एक ही बात है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। बियॉन्ड आईक्यू के लेखक कौन है? स्टर्नबर्ग जो है ये बियॉन्ड आईक्यू के लेखक हैं, स्टर्नबर्ग। ओके। प्रकृतिवादी बुद्धि का संप्रदाय किसने दिया था? प्रकृतिवादी बुद्धि का संप्रदाय गार्डनर ने दिया था। गिलफोर्ड ने सिद्धांत में संक्रिया के आधार पर मानसिक क्षमताओं को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष, मानसिक आयु 13 वर्ष है तो उसकी बुद्धि क्या होगी? तो उसकी बुद्धि लब्धि 130 होगी। कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। MA/CA गुणे 100 करके इसका निकाल लेंगे। ठीक है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 कर देंगे। मानसिक आयु 13 है तो 13 को लिखेंगे, नीचे वास्तविक आयु हमारी 10 है, गुणे इसको क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। ठीक है। यहाँ से 1 0 कट जाएगा, 13 130 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें राइट हो जाएगा। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सर्वप्रथम सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? स्टर्न ने दिया था। प्रतिदर्श सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? प्रतिदर्श सिद्धांत को नमूना सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रतिदर्श सिद्धांत को नमूना सिद्धांत भी कहा जाता है। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। पर्सोना का अर्थ क्या है? मुखौटा। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता है। यह परिभाषा वुडवर्थ ने दी है। किसने दी है? वुडवर्थ ने दी है। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। यह विचार किसका है? गिलफोर्ड का है। व्यक्तित्व संस्कृति का वैयक्तिक पक्ष है। यह कथन किसका है? यह फारिस का कथन है। किसने कहा? व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है। डेसील ने यह बात कही है। किसने कही है? डेसील ने कहा है। किसने कहा है कि व्यक्तित्व के द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं? कैटल ने कहा। किसका विचार है कि व्यवहार करने के ढंग, प्रसन्नता और आत्मविश्वास को व्यक्तित्व कहते हैं? ये बात वुडवर्थ ने कही है। किसने कही है? वुडवर्थ ने कही है। स्प्रेंगर ने कितने प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं? स्प्रेंगर ने 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। स्प्रेंगर ने 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। शेल्डन ने व्यक्तित्व को बताया है। शेल्डन ने व्यक्तित्व को एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और मैसोमॉर्फिक बताया है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट हो जाएगा। कार्ल यूंग के अनुसार व्यक्तित्व जो होता है वह अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों होता है। सांख्य दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व जो होता है वह रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी होता है। किसके अनुसार? सांख्य दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व हमारा रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी होता है। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी के अनुसार व्यक्तित्व जो होता है वह वात प्रधान, पित्त प्रधान, कफ प्रधान
इन तीनों में ये तीनों ही इसमें प्रधान होते हैं। बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? बालक का मानसिक स्वास्थ्य उसके विद्यालय पर, परिवार पर और समुदाय, इन तीनों पर ही निर्भर करता है। TAT परीक्षण का कार्ड संख्या है, क्या है? 10+10+10 है। TAT से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है? व्यक्तित्व। क्या मापा जाता है? व्यक्तित्व मापा जाता है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है किससे? अपसारी चिंतन से संबंधित होती है। निम्न में से कौन सृजनात्मक तत्व नहीं है? स्मृतिकरण सृजनात्मक तत्व नहीं है। गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस लिए किया था? सृजनात्मकता के लिए किया था। किसके लिए किया था? सृजनात्मकता के लिए किया था। एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है तो वह दर्शाता है, क्या दर्शाता है? सृजनशीलता, क्रिएटिविटी है बालक के अंदर। सृजनशील बालक का गुण है विनोद प्रियता होता है, समायोजनशीलता होती है, सौंदर्यात्मक अभिवृत्ति उसके अंतर्गत होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। हमने 3 यूनिट कंप्लीट कर लिया, यानी कि 300 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, आप अगर क्लास एक बार में समझना है तो दोबारा देख लेना, क्योंकि बहुत स्पीड से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, 2 बार देखेंगे क्लियर हो जाएगा। और जो पेपर है वो अतुल से ज़्यादा आता है, पिछली बार भी अतुल से काफ़ी क्वेश्चन उसमें मैच किए गए थे। अभी हमारे पास यूनिट 4, यूनिट 5 2 यूनिट बची हैं जिनको हमें पढ़ना है। चलिए फिर बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निष्पादन परीक्षण का आशय। अब इसमें परीक्षण का निर्माण पढ़ेंगे हम लोग, 2020 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। देखिए निष्पादन परीक्षण का आशय मापन है। क्या मापन है? किसी गतिविधि की प्रक्रिया या उत्पाद है। निष्पादन परीक्षण का आशय है किसी गतिविधि की प्रक्रिया या उत्पाद। उपलब्धि परीक्षण मापते हैं ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता। उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है? कौन सी? अंकन प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है? अंकन प्रक्रिया। खुले प्रश्न सामान्यता हैं निबंधात्मक प्रकार के। खुले प्रश्न सामान्यतः निबंधात्मक प्रकार के हैं। पद विश्लेषण किया जाता है। अच्छे परीक्षण पदों के चयन हेतु पद विश्लेषण किया जाता है। एक उपलब्धि परीक्षण की वैधता के लिए, एक उपलब्धि परीक्षण की वैधता के लिए चाहिए, क्या चाहिए? उसमें पाठ्यवस्तु वैधता, प्रयोग सिद्ध वैधता, निर्मित वैधता, ये तीनों ही उसमें इंक्लूड हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। वैधता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मनोविज्ञान में कोई भी परीक्षण पूर्ण रूप से वैध नहीं होता, ये बात इसमें सही नहीं है। वैधता के संबंध में परीक्षण में कोई भी परीक्षण पूर्ण रूप से वैध नहीं होता, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परीक्षण को मानकीकृत बनाने के लिए ज्ञात की जाती है। क्या ज्ञात की जाती है? उसकी विश्वसनीयता, वैधता, मानक, ये तीनों ही बातें उसमें देखी जाती हैं, चेक की जाती हैं। ग्रेडिंग प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि है, ये बात इसमें बिल्कुल भी सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या सही नहीं है? इसमें निबंधात्मक परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षणों से अधिक विश्वसनीय होते हैं, ये बात सही नहीं है। एक परीक्षण पद का वह स्तर जो श्रेष्ठ और कमजोर में भेद करता है, क्या कहलाता है? विभेदीकरण क्षमता कहलाता है। क्या कहलाता है? विभेदीकरण क्षमता कहलाता है। क्वेश्चन कहता है उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग होता है। उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग क्या और कितना अधिगम हुआ तथा अधिगमकर्ता की कमजोरी जानने के लिए, इन दोनों में ही उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग होता है। परीक्षण की वैधता के प्रकार हैं अंकिक वैधता, विषय वस्तु वैधता, तर्क संगत वैधता। ये तीनों ही परीक्षण की वैधता के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसमें राइट हो जाएगा। जो उपलब्धि परीक्षण अध्यापक द्वारा अपने विद्यालय या कक्षा के शैक्षणिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं उन्हें अध्यापक निर्मित कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यापक निर्मित कहते हैं। उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो छात्र द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान तथा कुशलता का मापन करता है। यह विचार ईवेल का है। किसका है? ईवेल का विचार है। एक उपलब्धि या दक्षता परीक्षण का प्रयोग यह निश्चित करने के लिए किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा है तथा उसने कोई कार्य कितनी अच्छे प्रकार से संपादित किया है। यह विचार किसका है? शूपर का है। यह विचार किसका है? शूपर का विचार है। नेक्स्ट वन, शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण किसी विद्यालयी विशिष्ट विषय या विषयों के समूह के ज्ञान, समझ और कौशल को मापने के लिए अभिकल्पित होते हैं। यह कथन किसका है? यह फ्रीमैन का कथन है। किसका? फ्रीमैन का।
ठीक है। मानकीकृत का तात्पर्य प्रक्रियाओं व कार्य प्रणालियों से है जिनसे किसी परीक्षण के लिए मानकों के सेट का निर्माण किया जाता है। यह कथन A.S. रेबर का है। किसका है? A.S. रेबर का है। एक प्रमापीकृत परीक्षण वह है जो विश्वसनीय हो, वस्तुनिष्ठ हो, वैध हो। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा, तीनों ऑप्शन सही है। एक अर्ध परीक्षण की विश्वसनीयता 0.60 है तो घूर्ण परीक्षण की वैधता क्या होगी? 0.60 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0.60 हो जाएगी। ग्रेडिंग प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि है, ये बात इसमें सही नहीं है। मानकीकृत परीक्षण का संबंध किससे होता है? ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से होता है। मानकीकृत परीक्षण का संबंध ज्ञान के व्यापक क्षेत्र से होता है। परीक्षण किस प्रकार का यंत्र है? परीक्षण हमारा मानकीकरण होता है। कैसा होता है? मानकीकरण होता है। सामान्य उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो एक ही प्राप्तांक द्वारा उपलब्धि के किसी दिए हुए क्षेत्र में सापेक्षिक ज्ञान का बोध कराता है। ये मतलब इसमें ऑप्शन किसने बात कही? इसमें लिंडक्विस्ट एवं मन ने ये बात कही है। यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षाओं द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक पाता है तो वह परीक्षण है वैध परीक्षण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कहलाएगा वैध, वैलिड कहलाएगा। एक परीक्षण कम विश्वसनीय होता है यदि छात्र प्राप्तांक अधिगम परिणाम की मापन त्रुटि से प्रभावित हों। अधिगम परिणाम की मापन त्रुटि से प्रभावित हों तो जो परीक्षण है वह कम विश्वसनीय होता है। ठीक है। परीक्षण की महत्ता क्या है? व्यावसायिक क्षेत्र में, शोध में और शैक्षिक क्षेत्र में, इन तीनों ही क्षेत्रों में परीक्षण की महत्ता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका इसमें राइट हो जाएगा। वस्तुनिष्ठता है उपकरण की। वस्तुनिष्ठता उपकरण की क्या है? तकनीकी कसौटी है। वस्तुनिष्ठता उपकरण की तकनीकी कसौटी है। परीक्षण निर्माण का प्रथम चरण है। परियोजना निर्माण परीक्षण निर्माण का प्रथम चरण होता है। एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? उसमें आत्मनिष्ठता। यह उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट वन इज किसी परीक्षण का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ होता है यदि यह केवल छात्रों के उत्तरों पर आधारित हो। एक ऐसा परीक्षण जिनके एकांशों का कठिनता स्तर 0.4 से 0.6 तक है यह शिखर परीक्षण कहलाएगा। कैसा परीक्षण होगा? शिखर परीक्षण होगा। एक अच्छे शोध उपकरण की पहचान किस आधार पर होती है? यह प्रामाणिकता के साथ युक्त वैधता सूचकांक पर आधारित होती है। एकांक विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है एकांशों के कठिनता स्तर और विभेदक सूचकांक के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करना एकांश विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए इसमें आपका जो है वो राइट वन हो गया है। हम आगे बढ़ेंगे। एक उत्तम एकांश के लिए कठिनता स्तर कितना होना चाहिए? 0.50। किस मानक का प्रयोग अधिकतर मनोवैज्ञानिक परीक्षण में किया जाता है? शततमक मानक परीक्षण का प्रयोग अधिकतर मनोवैज्ञानिक परीक्षण में किया जाता है। कूडर रिचर्डसन प्राक्कलन निम्नलिखित में से किसके परीक्षण के लिए प्रयुक्त होता है? यह विश्वसनीयता के परीक्षण के लिए प्रयुक्त होता है। KR जो सूत्र है वह हमारा R11 प्लस n/n-1 मल्टीप्लाई बाई R-EP/Q/R होता है। यानी कि ये हमारा राइट वन ऑप्शन इसमें हो जाएगा। परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है मापन के लिए, विश्वसनीयता मापन के लिए। किसके लिए? विश्वसनीयता मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्ध विरापन विधि का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? यह विश्वसनीयता के परीक्षण के लिए किया जाता है। गुणात्मक अनुसंधान अभिकल्प में आंतरिक विश्वसनीयता का अर्थ है अंतर पर्यवेक्षण विश्वसनीयता। क्या है? अंतर पर्यवेक्षण विश्वसनीयता। ठीक है। चलिए बात करते हैं। एक अध्यापक स्कूली पाठ्यक्रम में सहभागियों के लिए सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार को मापने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है। इसके लिए किस प्रकार की विश्वसनीयता महत्वपूर्ण मानी जाएगी? इसके लिए अंतर निर्धारक विश्वसनीयता महत्वपूर्ण मानी जाएगी। अंतर निर्धारक विश्वसनीयता महत्वपूर्ण मानी जाएगी। CCE का पूरा नाम क्या है? CCE का पूरा नाम सतत एवं समग्र मूल्यांकन है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन है। NCF ने बल दिया है। NCF ने क्रिया आधारित शिक्षा पर बल दिया है। NCF ने क्रिया आधारित शिक्षा पर बल दिया है। मानक प्राप्तांक का माध्य हमेशा 0 होता है। अच्छे मानक की विशेषता है नवीनता और सार्थकता, प्रतिनिधित्वता,
तुल्यता, ये तीनों ही अच्छे मानक की विशेषताएं हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विभिन्न कक्षाओं के प्रतिनिधि समूहों के औसत प्राप्तांक कहे जाते हैं कक्षा मानक। क्या कहे जाते हैं? कक्षा मानक। मानक किसी परीक्षण पर प्रतिनिधिक मार्गदर्शन के प्राप्तांकों का माध्य या माध्यिका होता है। अच्छे मापन उपकरण परीक्षण की कसौटी है, उसकी क्या है? वैधता है, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता। ये क्या है? ये उसकी ये सारी उसकी कसौटी के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चन क्या है, किसने कहा है कि कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहां तक वह अपने उद्देश्य का मापन करता है। ये बात आपके गिलफोर्ड ने कही है। अंतर विषय वैधता के लिए अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? एकांश वैधता, प्रतिदर्शन वैधता, ये दोनों ही अंतर विषय वैधता के लिए अनिवार्य हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ में हम जाना चाहेंगे। परीक्षण वैधता की आंतरिक कसौटी है। तर्क संगत वैधता परीक्षण वैधता की आंतरिक कसौटी है। तर्क संगत वैधता परीक्षण वैधता की आंतरिक कसौटी है। वैधता के अंतर्गत परीक्षण मापन करता है किसका? विशिष्ट एवं सामान्य उद्देश्य का मापन करता है। यदि परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक डैश है तो वह किसी भी अन्य परीक्षण से सहसंबंधित नहीं होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, यदि परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक शून्य है तो वह किसी भी अन्य परीक्षण से संबंधित नहीं होगा। जब किसी शोध अध्ययन में प्राप्त परिणामों को प्रतिदर्श से बड़े किसी समूह अध्ययन के संदर्भ के स्तर इतर तक विस्तार किया जा सके तो यह बाह्य वैधता कहलाती है। क्या कहलाती है? बाह्य वैधता कहलाती है। जॉर्डन ने वैधता को कितने भागों में विभाजित किया है? जॉर्डन ने वैधता को आंतरिक वैधता तथा बाह्य वैधता इनमें विभाजित किया है, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। उपलब्धि परीक्षण में किस प्रकार की वैधता की आवश्यकता सबसे अधिक पड़ती है? अंतर विषय वैधता। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण में अंतर विषय वैधता की आवश्यकता सबसे अधिक पड़ती है। एक शिक्षक क्या है? जस्ट मोमेंट प्लीज, आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित करता है। किसके बारे में? वैधता के बारे में चिंतित करता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। किसी परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न का सभी छात्र सही उत्तर देते हैं तो परीक्षा में किस गुण का अभाव है? परीक्षा में विभेदकारिता गुण का अभाव है। निम्न में से एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। अभिक्षमता एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। वह वैधता जो परीक्षण को किसी वर्तमान कसौटी के साथ सहसंबंधित करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है वह समवर्ती वैधता कहलाती है। क्या कहलाती है? समवर्ती वैधता कहलाती है। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त हैं क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र का भी मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन सतत और व्यापक क्षेत्रों का होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें जो डी है आपका वो राइट हो जाएगा। CCE प्रणाली के उद्देश्य हैं क्या है? बोधात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक कौशलों का विकास, अध्ययन और अधिगम की प्रक्रिया को छात्र केंद्रित बनाना, निदान और उपचार के साधन प्रदान करना। ये तीनों ही CCE प्रणाली के उद्देश्य हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा राइट हो जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षा प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता है? विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना यह इस बात के साथ समाहित नहीं रखता है। ग्रेड प्रणाली के भाग हैं अंकपरास, ग्रेड और अंक ग्रेड अंक, ये तीनों ही ग्रेड प्रणाली के भाग हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। CCE प्रणाली किसने घोषित की थी? CCE प्रणाली आपकी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा, इन दोनों ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट वन हो जाएगा। हम बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है देखिएगा। यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के 16 वर्ष की लड़कियों की ऊंचाई के लिए एक मानक तैयार कर रहे हैं तो आपके लिए निम्नलिखित में से किस तरह का मानक ज्ञात करना उत्तम होगा? आयु मानक, किस तरीके का आयु मानक आपके लिए ज्ञात करना उत्तम होगा? किसी व्यक्ति अथवा छात्र की स्वयं की आयु समूह एवं कक्षा समूह में तुलना करने के लिए हम गणना करते हैं किसका? संताशीय मानक की जो है गणना करते हैं। किसकी? संताशीय मानक की गणना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया कि प्रत्येक छात्र का प्रारंभिक कक्षा से ही संकलित गणना कार्ड होना अत्यंत आवश्यक है? ऐसा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा, किसके द्वारा? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा प्रस्तावित किया गया कि प्रत्येक छात्र का प्रारंभिक कक्षा से ही संकलित गणना कार्ड होना अत्यंत आवश्यक है। ग्रेड अंकों से कैसे अलग हैं? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? यह विश्लेषणात्मक। ग्रेड अंकों से कैसे अलग हैं? यह प्रश्न विश्लेषणात्मक प्रश्नों से संबंध रखता है। ठीक है, ऑप्शन 20 में आपका राइट हो गया। कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहां तक वह अपने उद्देश्य का मापन करता है। यह कथन गिलफोर्ड का है। वैधता की सबसे सरल परिभाषा यह है कि यह वह मात्रा है जहां तक परीक्षण उसे मापता है जिसे उसे मापने की कल्पना की जाती है। यह कथन गे का है। किसका है? गे का है। परीक्षण की वैधता से तात्पर्य इस बात से होता है कि परीक्षण क्या मापता है और कितनी बारीकी से मापता है। ये बात एनास्टेसी कहते हैं। कौन कहते हैं? एनास्टेसी कहते हैं। आगे बढ़ जाइए। बहुशील गुण बहुविध वैधता को किसने विकसित किया था? कैंपबेल। और किसके ने किया था? संरचना वैधता को यह भी कहा जाता है कारण वैधता और शील गुण वैधता। ठीक है, संरचना वैधता को कारण वैधता और शील गुण वैधता भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भविष्यवाणी वैधता एक प्रकार की डैश है। क्या है? एक प्रकार की कसौटी संबंधित वैधता है। कौन सी वैधता का परिकलन सबसे आसान है? प्रत्यक्ष वैधता का परिकलन सबसे आसान होता है। किस वैधता का परिकलन सबसे अधिक कठिन है? तो रचनात्मक वैधता का जो परिकलन है वो सबसे कठिन माना जाता है। निम्न में से किसे कसौटी संबंधित वैधता में नहीं रखा जा सकता? रचनात्मक वैधता। रचनात्मक वैधता को कसौटी संबंधित वैधता में नहीं रखा जा सकता है। मानक छात्रों के बड़ी समूहों की निष्पादनता के आधार पर प्राप्तांकों का किसी अधिक सार्थक पैमाने पर प्रत्यावर्तनों को प्रतिपादित करना मात्र है। क्या है? स्टैनली तथा हॉपकिंस ने यह बात कही है। किसने? स्टैनली और हॉपकिंस ने। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यदि किसी परीक्षण अथवा बाह्य कसौटी में निम्न सह संबंध है तो उसका अर्थ है कि क्या है? परीक्षण की वैधता अधिक भी हो सकती है और कम भी। परीक्षण की वैधता अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। चलिए आगे बात करते हैं। अंतर विषय वैधता के लिए अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? एकांश वैधता और प्रतिदर्शन वैधता, ये दोनों ही वैधताएं अंतर विषय वैधता के लिए अनिवार्य हैं। ऑप्शन सी राइट हो गया। जब कोई परीक्षण अपने सभी प्रत्याशित प्रसंगों के साथ सहसंबंधित हो जाता है तो उसे अभिसारी वैधता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिसारी वैधता कहा जाता है। परीक्षण की विश्वसनीयता की वैधता किसी परिस्थिति में सीधे निर्भर करती है समजातीय परीक्षण में। किसमें? समजातीय परीक्षण में सीधे निर्भर करती है। ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। परीक्षण प्राप्तांकों की वैधता के कई गुण होते हैं। निम्नलिखित में से किसे उन गुणों में शामिल नहीं किया जा सकता? वैधता से आशय परीक्षण प्राप्तांकों की पुनरुत्पादकता से होता है। ऑप्शन इसमें सी जो है वो आपका राइट वन ऑप्शन हो जाता है। और हम आगे बढ़ जाते हैं। परीक्षण की डैश से तात्पर्य यह है कि कोई परीक्षण कितनी शुद्धता तथा सार्थकता से किसी बालक की योग्यताओं का आकलन करता है। वैधता, परीक्षण की जो वैधता है उससे तात्पर्य यह है कि कोई परीक्षण कितनी शुद्धता और सार्थकता से किसी बालक की योग्यताओं का आकलन करता है। वैधता का प्रकार है। वैधता अंतर विषय वैधता भी हो सकती है, कसौटी संबंधित वैधता भी होती है, रचनात्मक वैधता भी होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें आपका जो डी है वो राइट वन हो जाता है। किसी मापक यंत्र की वैधता तथा विश्वसनीयता के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? वैध परीक्षण विश्वसनीय अवश्य होगा। ये बात एकदम कतई राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक शोधकर्ता ने एक ऐसा परीक्षण तैयार किया जिसमें छात्रों को न्यूटन के गति के नियमों से संबंधित कुछ गूढ़ प्रत्ययों पर प्रश्नों के उत्तर देने थे। बाद में प्राप्तांकों को कक्षा में दिए गए एक अन्य परीक्षण पर प्राप्त अंकों से मिलाया गया जो उसी विषय वस्तु पर था। यहाँ किस प्रकार की वैधता का निरीक्षण किया गया है? यहाँ कॉन्स्ट्रक्ट वैधता का परीक्षण किया गया है। विश्वसनीयता गुण होता है परीक्षण प्राप्तांकों का। विश्वसनीयता किसका गुण होता है? परीक्षण प्राप्तांकों का। निम्नलिखित में से परीक्षण की कौन सी व्याख्या सही है? विश्वसनीयता अनिवार्य लेकिन
पर्याप्त नहीं है। विश्वसनीयता अनिवार्य तो है लेकिन पर्याप्त नहीं है। किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी उसकी वैधता उतनी ही होगी, उतनी ही क्या होगी, अधिकतम होगी, उसकी वैधता भी उतनी ही अधिकतम होगी। विश्वसनीयता गुणांक ऋणात्मक नहीं हो सकता क्योंकि यह परीक्षण को स्वयं से सहसंबंध होता है ना। निम्न में से किसको विश्वसनीयता का पर्यायवाची नहीं माना जा सकता? निर्भरता को विश्वसनीयता का पर्यायवाची नहीं माना जा सकता। मानक परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यक विशिष्टताएं हैं। मानक परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यक विशिष्टताएं हैं, विश्वसनीयता और वैधता। ये दोनों ही अत्यधिक आवश्यक विशिष्टताएं हैं। विश्वसनीयता का अभिप्राय उस विशेषता से है जिसमें एक परीक्षण आंतरिक रूप से समान है और परीक्षण एवं पुनर्परीक्षण करने पर समान अंक प्रदान करता है। यह कथन फ्रीमैन का है। ठीक है, किसका है? फ्रीमैन का है। तार्किक क्षमता आधारित विश्वसनीयता किस विधि द्वारा ज्ञात की जा सकती है? यह समांतर फॉर्म के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। मानक परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं हैं, विश्वसनीयता और वैधता। बच्चों के सामाजिक व्यवहार के किसी अध्ययन में निम्न से कौन सी विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है? अधिकतम। अधिकतम होना यह सबसे महत्वपूर्ण है। विश्वसनीयता से अभिप्राय क्या है? एक समान प्राप्तांक आना। 4 यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई हैं, लास्ट यूनिट बची है यूनिट नंबर 5, इसको भी खत्म करते हैं। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की, जिसमें अब हम सांख्यिकी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक शुद्ध है? तो देखिए, जो मध्यमान है इसका मान सबसे अधिक शुद्ध बताया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप जैसे हमारे पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो हम नंबर है ये 96, एक सेकंड प्लीज़ मैं नंबर बता देता हूँ, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9628182649। अगर आप प्रॉपर आगरा यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं तो आपके लिए है। ठीक है, 9628182649 इस नंबर पर मैसेज करके आप इस प्रकार के जो नोट्स हैं वो ले सकते हैं। इनमें बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस का कलेक्शन है जिसमें आंसर जो है वो नीचे वो इसमें डिफरेंट कलर से दिया हुआ है। ठीक है, तो नंबर क्लियर हो गया हमारा। चलिए आगे बात करते हैं। क्या नंबर था? 9628182649। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्रमांतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक निकालने की विधि दी है। किसने? स्पीयरमैन ने दी है। सहसंबंध गुणांक का प्रसार है -1 से +1 तक। निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यांक क्या है? 5। निम्नलिखित आंकड़ों का जो मध्यांक क्या हो जाएगा? जो आंकड़े हैं हमारे 2, 4, 2, 2, 7, 9, 10, 12, 5, इसका जो मध्यांक है वो 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न संख्याओं का मध्यमान क्या है? 9, 6, 13, 8, 14। इनका जो मध्यमान है वो हमारा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10। मानक विचलन का सूत्र हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसमें। ये मानक विचलन का सूत्र हो जाएगा। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक सूत्र जो है वो ये है। निम्नलिखित नंबरों में से बहुलांक बताइए। नंबर दिए गए हैं 5, 9, 8, 7, 10, 5, 7, 6, 7, 1, 6, 2, 3, 4। इसमें बहुलांक बताना है। 7 इसमें हमारा बहुलांक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मूल प्राप्तांकों को स्टेन प्राप्तांकों में सर्वप्रथम किसने बदला था? कैटिल ने मूल प्राप्तांकों को स्टेन प्राप्तांकों में सर्वप्रथम बदला था। सहसंबंध गुणांक का विस्तार जो होता है -1 से +1 तक होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। जेड स्कोर में सिग्मा का मूल्य सदैव 1 होता है। कितना? जेड स्कोर में सिग्मा का मूल्य सदैव 1 होता है। औसत ज्ञात करने की छोटी विधि क्या है? कल्पित मध्यमान विधि औसत ज्ञात करने की छोटी विधि है। मानक विचलन माप है या विचलन की माप है? मानक विचलन माप विचलन की माप है। किसकी माप है? विचलन की माप है। फलांक त्रुटि है। फलांक त्रुटि क्या है? प्रत्युत्तर की जो त्रुटियां हैं वह फलांक त्रुटि कहलाती है। सांख्यिकी के जन्मदाता आपके अपने गॉटफ्राइड हैं। कौन है? गॉटफ्राइड सांख्यिकी के जन्मदाता हैं। किसी व्यक्ति द्वारा परीक्षा के आधार पर प्राप्त वास्तविक अंकों तथा अनुमानिक अंकों में पाए जाने वाले अंतर को मापन त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं? मापन त्रुटि कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही नहीं है? यह सूत्र सही नहीं है, बाकी सारे ठीक हैं। केली द्विधाकरण में उच्च तथा निम्न समूह की सही प्रतिशत होती है। कितनी? 30% होती है। मानक किसी परीक्षण पद की
डी पी इक्वल्स 0.9 एवं डी वी 0.5 है तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? पद का अंतिम प्रारूप के लिए अस्वीकार किया जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। सांख्यिकी का कार्य है, सांख्यिकी का कार्य क्या है? तथ्यों को संख्याओं में प्रकट करना, तथ्यों की तुलना करना, जटिल तथ्यों को सरल बनाना, ये तीनों ही हमारे सांख्यिकी के कार्य हैं। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। एनएसएसओ का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, यह एनएसएसओ का पूरा नाम है। मानक प्राप्तांक का मानक तथ्य क्या है? इसमें मानक विचलन और माध्य दोनों ही निश्चित होते हैं। इसमें मानक विचलन और माध्य दोनों ही निश्चित होते हैं। सांख्यिकी की प्रकृति है क्या है? विज्ञान एवं कला सांख्यिकी की प्रकृति है। स्टेनॉइन प्राप्तांक का औसत सदैव होता है कितना? 5 होता है। स्टेनाइन प्राप्तांक का औसत सदैव 5 होता है। प्रतिशतांक ज्ञात करने का जो सूत्र है वह हमारा क्या है? ये सूत्र रहेगा। जेड प्राप्तांक का आधार होता है मानक विचलन। जेड प्राप्तांक का आधार मानक विचलन होता है। किसने कहा है कि मानक छात्रों के किसी परिभाषित समूह के द्वारा परीक्षण पर प्राप्त निष्पादन स्तर है। राइमर्स, गेज और रूमेल ने ये बात कही है। जनसंख्यात्मक रूप से सहसंबंध का मान ज्ञात किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सहसंबंध गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? सहसंबंध गुणांक कहते हैं। मात्र दो चरों के मध्य पाए जाने वाले सहसंबंध को क्या कहते हैं? सरल सहसंबंध कहते हैं। सहसंबंध की मात्रा को अभिव्यक्त करने वाले अंक को क्या कहते हैं? सहसंबंध गुणांक कहते हैं। सहसंबंध को किस आधार पर ज्ञात किया जाता है? सहसंबंध को ग्राफ अथवा संख्या के आधार पर ज्ञात किया जाता है। जेड प्राप्तांक के विन्यास का मध्यमान m सदैव होगा 0 होगा। जेड प्राप्तांक को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सिग्मा प्राप्तांक और रिड्यूस्ड स्कोर भी कहा जाता है। जेड प्राप्तांक के सिग्मा का मूल्य सदैव होगा कितना? 1.00 होगा। जब दो अथवा दो से अधिक स्वतंत्र यहाँ पे क्या लिखा है? चरें एवं एक आश्रित चर, हाँ चरों, जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र चरों एवं एक आश्रित चर के बीच सहसंबंध ज्ञात किया जाता है तो उसे बहुचरित सहसंबंध कहते हैं। सहसंबंध का पूर्णतः अभाव है 0। सहसंबंध ज्ञात करने की जो प्रमुख विधि है वह विक्षेप चित्र और कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, ये दोनों ही सहसंबंध ज्ञात करने की प्रमुख विधियां हैं। वह रेखा चित्र जिसमें संचयी आवृत्तियों को प्रदर्शित किया जाता है कहलाती है संचयी आवृत्ति वक्र कहलाती है। किसी अंक वितरण में वह मान जिसकी आवृत्ति सर्वाधिक हो बहुलांक कहलाता है। यह कथन गिलफोर्ड का है। किसका है? गिलफोर्ड का है। मध्यमान का गुणांक है। इसकी गणना करना आसान है। यह निश्चित गणना द्वारा प्राप्त होता है। यह केंद्रीय प्रवृत्तियों में तुलना का आधार है। उपरोक्त सभी, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट हो जाएगा। मध्यमान का दोष है, क्या दोष है? इसकी आवृत्तियों का ग्राफ में प्रदर्शन नहीं हो सकता, इसको देखकर अनुमान नहीं लगाया जा सकता, यह वितरण प्रणाली का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो डी है वो राइट हो जाएगा। जब अव्यवस्थित अंक या अन्य माप क्रम में व्यवस्थित हो मध्य का अंक मध्यांक कहलाता है। यह बात H.E. गैरेट ने कही है। मध्यांक का उपयोग किया जाता है जब असमान वितरण की स्थिति में मध्यांक ज्ञात करना हो, जब अंक समूह का वास्तविक मध्य बिंदु ज्ञात करना हो, जब कम शुद्ध केंद्रीय प्रवृत्ति के मान की आवश्यकता हो, तब मध्यांक का उपयोग किया जाता है। तीनों ही बातें यहाँ पे सही हो जाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम टिक करेंगे। जब दो चार मूल्यों में इस प्रकार का संबंध हो कि एक में कमी अथवा वृद्धि होने पर दूसरे में भी उसी दिशा अथवा विपरीत दिशा में परिवर्तित होते हों तो वे दोनों क्या कहलाते हैं? सहसंबंध कहलाते हैं। गुणन आघूर्ण सहसंबंध को कहते हैं पियर्सन आर। गुणन आघूर्ण सहसंबंध के प्रतिपादक कौन है? प्रोफेसर कार्ल पियर्सन है। कौन है? प्रोफेसर कार्ल पियर्सन है। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है उनके प्रतिगमन गुणांकों के गुणनफल का वर्गमूल। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है उनके प्रतिगमन गुणांकों के गुणनफल का वर्गमूल है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रतिगमन विश्लेषण माप है, किसकी माप है? संबंध की मात्रा की माप है। सहसंबंध गुणांक का मान 0 होने पर प्रतिगमन रेखाएं एक दूसरे पर लंब होंगी। वितरण के गणितीय मध्यमान से विचलनों के वर्गों के मध्यमान के वर्गमूल को मानक विचलन कहते हैं। यह कथन रसेल का है। किसका है? रसेल का कथन है।
निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलांक ज्ञात करो। ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इनका बहुलांक हमारा 13 होगा। ये अव्यवस्थित आंकड़ों से बहुलांक मान की गणना करनी है, ये आपके 10 होंगे। अव्यवस्थित आंकड़ों का बहुलांक मान ज्ञात करना है, इसमें आपका 9 होगा, ये आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। व्यवस्थित आंकड़ों का बहुलांक मान ज्ञात करने का सूत्र हमारा ये हो जाएगा। चलिए तो आगे बात करते हैं। मध्यमान कहते हैं प्राप्तांकों के मध्य भाग को मध्यमान कहते हैं। सॉरी, किसको कहते हैं? मध्यमान कहते हैं। किसको? प्राप्तांकों का जो औसत होता है उसको मध्यमान कहते हैं। मानक विचलन माप है, किसकी माप है? विचलन की माप है। मानक विचलन विचलन की माप है। प्रसारण का वर्गमूल वर्ग विचलन का मध्यमान मूल या मानक विचलन कहलाता है। यह कथन किसका है? बाकर का है। शिक्षा में आवृत्ति वितरण का महत्व है। क्या है? कक्षा के छात्रों की किसी विषय में सामान्य योग्यता का स्पष्ट ज्ञान कराता है। वास्तविक प्राप्तांकों के अधिकतम प्राप्तांक यानी कि हाईएस्ट स्कोर और नवीनतम प्राप्तांक यानी कि लोवेस्ट स्कोर के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? प्रसार क्षेत्र कहा जाता है। मध्यांक मान का एक दोष है। क्या दोष है? इसका मान श्रृंखला का प्रतिनिधित्व नहीं करता। इसका दोष श्रृंखला का प्रतिनिधित्व नहीं करता। 5, 10, 15 का समांतर माध्य कितना होगा? 10 हो जाएगा। जो वितरण सर्वाधिक बार आता है उसे बहुलक कहा जाता है। अंग्रेजी की परीक्षा में 5 छात्रों में क्रमशः 50, 20, 15, 16, 17 अंक प्राप्त किए। इनका मध्यमान क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। एक परीक्षण में 6 छात्रों का प्राप्तांक है, इनका माध्य ज्ञात करना है, तो ये 31.83 आएगा, वो आप निकालिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। माध्य विचलन ज्ञात करने के लिए श्रेणी माध्य है। क्या है? माध्यिका है। श्रेणी माध्य क्या है? माध्यिका है। यदि कुछ प्राप्तांकों का मध्यमान 26 और मध्यांक 25 हो तो उसका बहुलांक ज्ञात कीजिए। बहुलांक 23 हो जाएगा। एक कारखाने में श्रमिकों की औसत मजदूरी ज्ञात करने के लिए उपयुक्त माध्य होगा, समांतर माध्य हो जाएगा। सबसे अधिक संवेदनशील सांख्यिकी क्या है? मध्यमान। सबसे अधिक संवेदनशील सांख्यिकी क्या है? मध्यमान। 5, 6, 7, 8, 9 के प्राप्तांकों का जो मध्यमान है वो हमारा 7 हो जाएगा। 100, 200, 300, 400, 500 का समांतर माध्य कितना होगा? 300 हो जाएगा। माध्यिका का सूत्र आप लोगों को पता ही होगा, कौन सा हो जाएगा? ये हमारा माध्यिका का सूत्र है। सूत्र सारे रट लेना, क्वेश्चन पूछ लेगा। जिसके ऊपर और नीचे बराबर बराबर 50% प्राप्तांक रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे माध्यिका कहते हैं। सांख्यिकी में मध्यमान को किस चिन्ह से प्रकट करते हैं? m से। जब किसी एक पद का मूल्य 0 हो तो गुणोत्तर मध्य होगा, गुणोत्तर माध्य होगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। निम्न में से माध्यिका का प्रतिनिधित्व करता है P50। सभी पद मूल्यों में से 50 घटाने पर माध्य होगा। कितना? 50 से कम हो जाएगा। आवृत्ति वितरण वक्र में उच्चतम बिंदु दर्शाता है बहुलक। कौन दर्शाता है? बहुलक दर्शाता है। सर्वाधिक फैशन का संबंध है। किससे संबंध है इसका? बहुलक से है। सर्वाधिक फैशन का संबंध बहुलक से है। सभी पदों को 5 से गुणा करने पर बहुलक होगा। क्या होगा? 5 गुना बढ़ जाएगा। सभी पदों को 5 से गुणा करने पर बहुलक 5 गुना बढ़ जाता है। बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है। माध्यिका और बहुलक इन दोनों में संभव नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 10, 12, 14, 16, 20, 18 संख्याओं का मध्यमान क्या होगा? 15 हो जाएगा। केंद्रवर्ती मान का जो मेजर है वो नहीं है। क्या नहीं है? इसमें बारंबारता इनका मेजर नहीं है। माध्यिका ज्ञात करने हेतु आंकड़ों को व्यवस्थित करेंगे, आरोही क्रम में और अवरोही, इन दोनों ही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बहुलक का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। आवृत्ति, आयत चित्र और निरीक्षण विधि और सामूहिक विधि, इन सभी के माध्यम से बहुलक का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। सांख्यिकी में प्राप्तांक 1 का विस्तार क्या होता है? 0.5 से 1.5 होता है। निम्न में से सांख्यिकी विधि नहीं है। प्राथमिक समांक जो है वो सांख्यिकी विधि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, केंद्रवर्ती मान का मेजर्स नहीं है। बारंबारता केंद्रवर्ती मान का मेजर्स नहीं है। बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है। माध्यिका और बहुलक ये दोनों ही जो है बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है। सांख्यिकी में f किसका प्रतीक है? ये आपका आवृत्ति का प्रतीक होता है। सांख्यिकी में जो f होता है वो आवृत्ति का प्रतीक होता है। औसत ज्ञात करने की छोटी विधि को क्या कहते हैं? कल्पित मध्यमान विधि कहते हैं। यदि मध्यांक का मान ज्ञात करने में पदों की संख्या विषम हो तो कौन सा पद माध्यिका होगा? n+1/2 वहाँ जो पद होगा वो माध्यिका होगा। प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे लास्ट में पहुँच रहे हैं, यूनिट खत्म हो जाएगी। बहुत मेहनत लगी है ना? इसको कंटिन्यू मैंने इसको पढ़ाया है। आपकी 84 मिनट की क्लास हो गई है और महा मैराथन क्लास हो गई है।
तो बहुत मेहनत एकदम जान निकल गई है, बिना लाइक बिना कमेंट आप नहीं जाएंगे। यदि माध्य विचलन 32 से 68 एवं माध्यिका 10 है तो माध्य विचलन गुणांक होगा कितना होगा 0.368 हो जाएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति कौन सा मापक नहीं है, प्रसार जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति का मानक नहीं है, मानक विचलन केंद्रीय प्रवृत्ति का मानक नहीं है। सांख्यिकी के प्रकार हैं प्राचल सांख्यिकी और अप्राचल सांख्यिकी, ये दोनों ही सांख्यिकी के प्रकार हैं। प्राचल सांख्यिकी के उदाहरण हैं, टी टेस्ट हमारा प्राचल सांख्यिकी का उदाहरण हो जाएगा। अप्राचल सांख्यिकी का उदाहरण क्या हो जाएगा, ची स्क्वायर टेस्ट और साइन टेस्ट, ये दोनों ही अप्राचल सांख्यिकी के उदाहरण हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे लास्ट में क्वेश्चन पहुंच रहे हैं। सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है, ये बोर्डिंगटन कहते हैं। सांख्यिकी की कौन सी सीमा नहीं मानी जाती है, सांख्यिकी पूर्णतः शुद्ध होती है, ये इसकी सीमा नहीं मानी जाती है। और किसके अनुसार सांख्यिकी अनुमानों संभावनाओं का विज्ञान है, बोर्डिंगटन के अनुसार सांख्यिकी अनुमानों संभावना का विज्ञान है। अगर आप हमारे पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। नोट्स आपको तुरंत व्हाट्सएप पे मिल जाते हैं। क्लास कैसी रही कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। 90 मिनट की क्लास हो चुकी है और बिना लाइक बिना कमेंट आप जाएंगे नहीं, बहुत मेहनत लगी है। अगर आप चाहते हैं कि सभी पेपर की इसी तरीके से अतुल या कोई और प्रकाशन चाहते हैं तो उनका मैं पूरा रिवाइज करा दूंगा आपको, ठीक है। पढ़ आप लीजिए, मैं रिवाइज करा दूंगा। और आप पढ़ेंगे तो इतनी जल्दी नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन अगर सुनते हैं सामने देखते हैं तो जल्दी कवर कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो इसके बाद मैं क्रिएटिंग स्कूल इंक्लूसिव स्कूल भी करा दूंगा, नॉलेज करिकुलम भी करा दूंगा, योगा एजुकेशन एनवायरनमेंट सबका करा देंगे, ठीक है। आपके कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं।